स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 9th सेंचुरी में पल्लवा डायनेस्टी को हराकर चोला एम्पायर खुद को स्टैब्लिश करती है। देखते देखते ही चोला एम्पायर ने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवी खड़ी कर दी, जिसमें 1000 से ज्यादा वॉरशिप्स और 10 लाख से ज्यादा नेवल आर्मी शामिल थे, जो आज के किसी भी देश की मॉडर्न नेवी को भी टक्कर देने की पावर रखती है। चोला एम्पायर ने अपने नेवी के दम पर ही मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर लिया था। इसी नेवल पावर के दम पर उन्होंने करीब 70 सालों तक श्रीलंका और इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस रखा। तो चलिए आज समझते हैं कि चोलाज ने कैसे अपने नेवी के दम पर श्रीलंका को कॉन्कर किया। नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और आज हम समझेंगे कि आखिर चोलाज ने श्रीलंका को क्यों कॉन्कर किया और आगे चलकर चोला एम्पायर का श्रीलंका के सोशल, कल्चर और इकोनॉमी पर क्या असर हुआ। पर पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। चोलाज ने श्रीलंका पर 1017 सी में कॉन्कर किया, लेकिन उससे पहले करीब पिछले 1500 सालों से इस आइलैंड पे अधिकतर पार्ट पर अनुराधापुरा डायनेस्टी रूल कर रही थी। अनुराधापुरा डायनेस्टी की शुरुआत 377 BC में उस समय हुई जब राजा विजय साउथ इंडिया से श्रीलंका पहुंचते हैं और यहाँ की नेटिव इनहैबिटेंट्स याकास को हराते हैं, जो इस आइलैंड पर पिछले 1000 सालों से राज कर रहे थे। जीत के बाद राजा विजय ने अनुराधापुरा को अपना कैपिटल बनाया, जो कि आज के श्रीलंका के नॉर्थ सेंट्रल प्रोविंस में लोकेटेड है। इस डायनेस्टी के समय अनुराधापुरा बहुत जल्द श्रीलंका की पावरफुल और प्रॉस्परस एम्पायर के रूप में सामने आई। यही वो पीरियड था जिसमें श्रीलंका की सोसाइटी और कल्चर पर कई मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अनुराधापुरा डायनेस्टी के समय ही श्रीलंका में बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। आपको बता दें कि राजा विजय और उनके साथ आए लोगों को ही सिन्हालीज कहा जाता है, जिनमें से अधिकतर आगे चलकर बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए। आज श्रीलंका में यही सिन्हालीज कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इतने लंबे समय से पावर में होने के बाद भी अनुराधापुरा एम्पायर कैसे चोला एम्पायर से हार गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी अनुराधापुरा एम्पायर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। राजा और उनकी फैमिली के बीच पावर को लेकर हमेशा टसल चलती रहती थी, जिससे अनुराधापुरा में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल बना रहता था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ही फायदा अलग अलग टाइम पे साउथ इंडिया के अलग अलग एम्पायर ने उठाया। 6th सेंचुरी में पल्लवा एम्पायर और 9th सेंचुरी में पंड्या एम्पायर्स ने चार्ज कर अनुराधापुरा एम्पायर के कुछ हिस्सों पर अपना इन्फ्लुएंस कर लिया। इन्वेजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही 10th और 11th सेंचुरी आते आते अनुराधापुरा एम्पायर पूरी तरह से कमजोर हो गई। इधर पैरेलल ही साउथ इंडिया में भी काफी पावर डायनेमिक्स चेंज हो गए थे। अब यहाँ चोलास का राइज हो चुका था, जो अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए जाने जाते थे। चोला एम्पायर को 848 सी में विजयालय ने एस्टैब्लिश किया, जो कि पहले पल्लवा डायनेस्टी के फ्यूडिटरी थे। चोलास ने पहले पल्लवा डायनेस्टी, फिर पंड्या डायनेस्टी और बाद में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को हराकर अपने एम्पायर को दूर दूर तक फैला दिया। इस एम्पायर का गोल्डन टाइम राजा राज चोला फर्स्ट और उनके बेटे राजेंद्र चोला फर्स्ट के समय आया। अपनी इसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए 993 सी में राजा राज चोला फर्स्ट ने श्रीलंका की तरफ प्रस्थान किया और अनुराधापुरा किंगडम के महिंदा फिफ्थ को बहुत ही आसानी से हराकर श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट पर चोला रूल को स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन अभी भी पूरे श्रीलंका पर इस डायनेस्टी का कंट्रोल होना बाकी था। जब राजा राज चोला फर्स्ट के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोला ने एम्पायर की गद्दी संभाली, तो उन्होंने अपने फादर के कैंपेन को कंटिन्यू रखते हुए 1017 सी आने तक श्रीलंका के पूरे हिस्से पर चोलास का इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश कर दिया। जिसके बाद 1070 सी तक चोला डायनेस्टी का श्रीलंका पर इन्फ्लुएंस रहा। चोलास की श्रीलंका पर इस जीत के पीछे उनकी यूनिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी को क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने अपनी वॉर स्ट्रैटेजी के तहत सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिटीज और ट्रेड हब्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे श्रीलंका की फूड सप्लाई और फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरह बंद हो गई। इसके साथ ही चोलास ने लैंड और नेवल फोर्सेस के कॉम्बिनेशन का यूज किया, जिनके सामने अनुराधापुरा डायनेस्टी ने अपने घुटने टेक दिए। इस आइलैंड पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी का जमकर इस्तेमाल किया। ये नेवी उस समय दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने वाली नेवी में से एक थी, जिनमें इनके नेविगेशन टेक्नोलॉजीज को सबसे एडवांस माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, शिप से कोस्ट का पता लगाने के लिए बर्ड्स का यूज किया जाता था, जिसमें बर्ड को शिप से उड़ाया जाता था। अगर बर्ड वापस शिप पर आ गई तो इसका मतलब था कि अभी समुद्र से जमीन दूर है। इसके अलावा चोला नेवी ने एडवांस फायर फाइटिंग टेक्निक्स डेवलप की थी, जिसके जरिए ये दुश्मनों के जहाजों को डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिनमें ये ग्रीक फायर जैसा हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स का यूज करते थे। वहीं एनिमीज के शिप को डुबाने के लिए ये रैमिंग स्पर्स टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, जिसके जरिए एनिमीज के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। इनकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत हाथी थी, जिसे वेल ट्रेंड किया जाता था। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग राजेंद्र चोला अपने नेवी शिप में हाथियों की पूरी फौज लेकर श्रीलंका पहुंचते थे। उनकी सेना में 60,000 से ज्यादा हाथी थे। दुश्मनों के आर्मीज को हाथियों के पैरों से कुचलना उनकी वॉर पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। चोला नेवी में आज की तरह कई पोस्ट बनाए गए थे, जिनमें कमांडर इन चीफ जलाधिपति, फ्लीट कमांडर को देवार और ग्रुप कमांडर को मंडलाधिपति कहा जाता था।
अपनी इसी नेवी के दम पर इन्होंने बे ऑफ बंगाल में इतने युद्ध जीते थे कि उनका इस रीजन पर लंबे समय तक डोमिनेंस बना रहा। नेवी के अलावा चोलाज अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए श्रीलंका में एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी तैयार करते हैं, जिसमें इन्होंने अपने टेरिटरीज पर रूल करने के लिए चोला गवर्नर्स को अपॉइंट किया, जिसे अधिपतीस के नाम से जाना जाता था, जिसका काम अपने रीजन्स को मैनेज करना और टैक्स को कलेक्ट करना था। अपनी टेरिटरीज पर कंट्रोल करने के लिए चोलाज लोकल लीडर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बनाकर रखने में काफी स्किल्ड थे। तो यही वो रीजंस हैं कि आज भी चोलाज का श्रीलंका की पॉलिटिक्स और कल्चर में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। चोलाज एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके श्रीलंका के ट्रेड और रेवेन्यू को बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया। चोलाज ने श्रीलंका में द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल्स को प्रमोट किया, जिसका इन्फ्लुएंस टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन में स्पेशली देखने को मिलता है। श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन के टेम्पल्स पर द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का प्रेजेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिनकोमले का फेमस कोनेश्वरम टेम्पल को चोलाज एम्पायर के टाइम ही बनाया गया था, जो यहाँ के इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल में से एक है। चोलाज ने श्रीलंका में शैविज्म को भी प्रमोट किया। आज भी श्रीलंका में चोलाज द्वारा बनाए गए लॉर्ड शिवा के टेम्पल देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड स्कल्पचर के फील्ड में भी चोलाज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है श्रीलंका में। चोलाज एम्पायर के समय कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुए। इसी समय कई रोड्स, इरिगेशन सिस्टम्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप भी किए गए। इसी टाइम पीरियड में ही कल्चर एक्सचेंज के साथ साथ साउथ इंडिया से तमिल्स का माइग्रेशन होना भी स्टार्ट होता है श्रीलंका में, जिससे श्रीलंका की डेमोग्राफी, कल्चर और लैंग्वेज में कई चेंजेस देखने को मिले। इसका इफेक्ट सिन्हाला लैंग्वेज और लिटरेचर पर भी देखने को मिलता है। चोलाज के टाइम इसमें बहुत सारे तमिल वर्ड्स और फ्रेजेस ऐड हुए, जिसे क्रिटिक सिन्हालीज कल्चर में चेंजेस के रूप में देखते हैं। चलिए अब आइए समझते हैं कि आखिर चोलाज का श्रीलंका पर इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करने के पीछे मकसद क्या था। Why did चोलाज अटैक श्रीलंका? चोला एम्पायर का श्रीलंका पर अटैक करने का मेजर रीजन था श्रीलंका के राजा का पंड्या डायनेस्टी के साथ अलायंस फॉर्म करना। श्रीलंकन किंग हमेशा चोलाज के राइवलरी पांड्या का सपोर्ट करते थे, जो चोलाज के लिए एक सीरियस थ्रेट था। फॉर एग्जाम्पल, अनुराधापुरा डायनेस्टी के किंग महिंदा फिफ्थ ने चोलाज और पंड्या के बीच चल रहे वॉर में पंड्या एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए फ्लीट ऑफ शिप्स भेजा था, जिसे चोलाज ने अपने लिए प्रोवोकेशन के रूप में देखा, और यही श्रीलंका पर इन्वेजन का एक इंपॉर्टेंट रीजन भी बना। श्रीलंका को कॉन्कर करने के पीछे चोलाज का मकसद ये भी था कि वो पंड्यास के अलायंस को वीक करके उनकी जीत की प्रोबेबिलिटी को कम करना चाहते थे। इसके अलावा चोलाज एक मिलिटरिस्टिक एम्पायर था जो हमेशा नई टेरिटरीज के तलाश में रहती थी। ऐसे में श्रीलंका उनके लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आइलैंड था, जो कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ट्रेड रूट में लोकेटेड था। चोलाज श्रीलंका को कॉन्कर करके इस मैरीटाइम ट्रेड रूट को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। इसके साथ ही श्रीलंका कई नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी रिच मानी जाती थी, जिस पर चोलाज अपना कंट्रोल कर रेवेन्यू के नए सोर्स जनरेट करना चाहते थे, ताकि वो इस रेवेन्यू का यूज मिलिट्री कैंपेन में कर सकें और अपने एम्पायर को और एक्सपैंड कर सकें। रिसोर्सेज की बात करें तो श्रीलंका में स्पाइसेस, गोल्ड, जेमस्टोन जैसे वैल्यूएबल आइटम्स मौजूद थे, जो चोलाज के ट्रेड और रेवेन्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। श्रीलंका की एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ने भी चोलाज को आइलैंड की तरफ अट्रैक्ट किया। यहाँ की लैंड काफी फर्टाइल थी, जो चोला एम्पायर की बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए काफी थी। लेकिन इतने सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस के बाद भी आखिर क्या हुआ कि चोला एम्पायर श्रीलंका में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया? चलिए इसे भी जान लेते हैं। एंड ऑफ चोला एम्पायर इन श्रीलंका। राजेंद्र चोला ने 1012 से 1044 तक रूल किया, लेकिन इनके बाद चोला डायनेस्टी कमजोर हो रही थी, जिसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना भी इस डायनेस्टी को करना पड़ रहा था। इसलिए चोला डायनेस्टी की पकड़ भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी कमजोर हो रही थी। ऐसी सिचुएशन को देखकर सिन्हाला प्रिंस किटी ने चोला डायनेस्टी के अगेंस्ट रेबल कर दिया। किटी सिन्हालीज के बीच काफी पॉपुलर थे, जिसके दम पर उन्होंने चोला डायनेस्टी को श्रीलंका के सदर्न पार्ट में वीक कर दिया। सिन्हाला प्रिंस किटी को ही विजय बाहु फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे श्रीलंका को यूनिफाई करने का भी क्रेडिट दिया जाता है। तो इस तरह श्रीलंका में चोलाज एम्पायर के रूट्स वीक हो गए और फाइनली 1070 सी तक चोलाज का रूल श्रीलंका में बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका था। लेकिन आज भी चोलाज श्रीलंका के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनका इन्फ्लुएंस आज भी वहाँ की आर्किटेक्चर, रिलीजन, ट्रेड और कल्चर में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ जाते जाते आपको बता दें कि चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया और श्रीलंका के अलावा साउथ ईस्ट एशियन की कई कंट्रीज में देखने को मिलता है, जिसमें मालदीव्स, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया तक शामिल है। चोलाज अपने समय की सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक थी। उन्होंने अपनी नेवी के दम पर एम्पायर को करीब 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला दिया था। 11th और 12th सेंचुरी में चोलाज अपने पीक पर थे, लेकिन 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में चोला एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। 1279 सी आते आते चोला एम्पायर पंड्या से हार गए और इस तरह चोला डायनेस्टी बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। चोलाज ने
जहां भी अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया वहां के कल्चर पर उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। चोला डायनेस्टी के राजा ने अपने टाइम पीरियड में कई हिंदू टेम्पल्स बनवाए। फॉर एग्जाम्पल 907 सी में आदित्य फर्स्ट ने कावेरी नदी के किनारे शिव मंदिर बनवाया, तो वहीं उनके बेटे प्रांतक फर्स्ट ने वर्ल्ड फेमस नटराज के स्टैचू बनाने में सपोर्ट किया। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी कि कैसे चोलाज ने श्रीलंका को कॉन्कर किया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।